नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। देश के प्रधानमंत्री जी से बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सर, आपके विदेश दौरे की चमक को देश के लोग ही फीका कर दे रहे हैं। बीटा के किसान के विषय में आपको पता नहीं बीजेपी नेताओं ने बताया या नहीं, पर एक किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली। कितने दुख की बात है सर कि आप करोड़ों रुपए मंगोलिया को दान कराए, पर आपके बड़े दिल को किसान समझ नहीं पा रहा। काश किसान आपकी दानवीरता की कदर कर पाता। आप चीन में भी $22 बिलियन का समझौता कराए। $22 बिलियन भारतीय मुद्रा में कितनी होती है मुझे नहीं पता, इसलिए किसी किसान को मैं नहीं बता सका। पर अफसोस है सर, बिहार बीजेपी के नेता भी किसानों को नहीं समझा पाए कि आप इतने बड़े बड़े कामों में व्यस्त हैं, इसलिए जान देने की आवश्यकता नहीं। आप दूर की सोच रखते हुए हजारों किलोमीटर दूर देश के विषय में सोच लेते हैं, तो बिहार तो आपके संसदीय क्षेत्र से महज कुछ ही 100 किलोमीटर दूर है। पता नहीं कैसे आपकी यात्रा की कीर्ति किसान समझ नहीं पाया और चल बसा। खैर, परेशान मत होइए आप, क्योंकि आपके साथ साथ नीतीश कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला बराबर का है, इसलिए प्रवक्ताओं का काम अब आसान हो जाएगा। अब टीवी की हर बहस आरोप में ही निकल जाएगी। कुछ समझ नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। जरूर कोई दिक्कत किसानों की सोच में होगी सर, क्योंकि नीतीश जी आप भी देखिए, आप ये लगातार कह रहे हैं कि आपकी सरकार किसानों के लिए गंभीर है, फिर भी किसान बदहाल है। नीतीश जी, आपकी शक्ति सुनाएं आजकल दोगुनी हो रही है। 16% आपका वोट, जोड़ 20% आरजेडी का वोट, बराबर मुख्यमंत्री की कुर्सी। आप इतनी तैयारियों पर व्यस्त हैं, पर किसानों का मुद्दा आपकी तैयारी पर भारी पड़ना चाहता है। किसानों को पता नहीं आपकी तरक्की से क्या परेशानी। लालू जी भी समाज में एकजुटता रखना चाह रहे हैं, और ना समझ किसान समझ नहीं पा रहा है कि आप दोनों मिलकर इसी देश और किसान को बचाने में लगे हैं, जो बेचारा मरने के लिए तैयार है। कल चिंता मत कीजिए, केसी त्यागी साहब ने कहा है कि किसान की बदहाली के लिए केंद्र जिम्मेवार है। यानी मरने वाले किसान के घर वाले अगर हंगामा करना भी चाहेंगे तो दिल्ली की टिकट लेनी होगी। आप और आपका बिहार सुरक्षित हैं सर, और दिल्ली बिहार की यात्रा से फिलहाल जब आपको कुछ नहीं मिल पा रहा तो किसान को क्या मिलेगा। तो आप हमेशा की तरह राजनीति करते रहिए, हम डीएनए करें। पुरवैया डीएनए की शुरुआत किसानों के खबर से। ऐसा पहली बार है कि बिहार का किसान आजकल लगातार खुदकुशी की वजह से चर्चा में। पिछले 10 दिनों में बिहार में 3 किसानों ने खुदकुशी कर ली। तीनों की खुदकुशी की वजह कॉमन है, यानी समान है। खराब मौसम के कारण धान की फसल अच्छी नहीं हो पाई। रबी की फसल से उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर देखिए मौसम ने धोखा दे दिया। रबी की फसल भी बर्बाद हो गई। एक साल के अंदर खरीफ और रबी की फसल चौपट होने से किसानों की कमर टूट गई, बोझ बढ़ गया। एक किसान के परिवार वालों ने आज क्या कहा, इसी के साथ डीएनए की शुरुआत करेंगे। कर्जा ये सब हलक, दोनों बहन के शादी उदी करन, कर्जा लेके पैदा प्राप्ति सब न हो। साल के अंदर में बाबा मर गलन तो ओकरा में लेलन उलन। अब वहे में आपस में दोनों जानी का करलन। हम तो है न हली, जब अथी खा लेलन तो हॉस्पिटल में चल गए। ओकर बाद फोन उन आयल तो हम अली तो हॉस्पिटल में गेल हलन। ओकर बाद हमके पता नहीं काहे ला होल का न कि धान होबे नहीं किया, गेहूँ में भी कट भी नहीं सकता है खेत में से। काटने के लिए पैसा नहीं है कि जो जाके कोई काट के उसको ले आओ। बयान सुना आपने, ये दर्द था पटना जिले के चिचौर गांव के किसान रमेश के परिजनों का। ये बयां कर रहा है कि आज किसान कितना मजबूर है, और उसकी मजबूरी पर केंद्र और राज्य सरकार जरा भी गंभीर नहीं। हाँ, किसानों की खुदकुशी की खबर के बाद देखिए एक दूसरे पर आरोप लगाकर गंभीर होने की कोशिश करते हुए तमाम दल नजर आ रहे हैं। किसान रमेश की खुदकुशी के बाद जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए। हास्यास्पद बयान है, सुनिए। अकेली सरकार है देश में जो 300 रुपये क्विंटल का बोनस दे रही है, इसलिए राज्य की सरकार कैसे जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो दिल्ली की सरकार है, जिसने श्री रामविलास पासवान ने एक सर्कुलर जारी करके राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि आप बोनस ना दें। अकेली बिहार की सरकार 300 रुपये क्विंटल का बोनस दे रही है। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जैसे बिहार का नाम पूरे देश के अंदर और बड़ा आलू, अच्छे धान की पैदावार के लिए हो रहा था, कृषि रोड मैप बना था, कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था, उस बिहार के अंदर एक पर एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो सरकार के लिए चिंता का विषय, सरकार के लिए चुनौती है। बिहार में किसानों की खुदकुशी की खबर नई है, लेकिन देश में पिछले 2 दशकों से किसानों की खुदकुशी का मामला गंभीर है, पुराना है। वर्ष 2013 में द हिंदू ने खबर दी थी कि भारतीय किसानों में आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है।
1995 के बाद से कम 2,70,940 किसानो62 ने आत्महत्या कर ली। वर्ष 1995 से 2000 के बीच 6 वर्षों में, केवल 6 वर्षों में 14,462 की वार्षिक औसत से किसानों ने खुदकुशी की, यानी एक साल में 14,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे। 2001 से 2011 के बीच 11 वर्षों का वार्षिक औसत कहता है कि 16,743 किसान लगातार हर साल अपनी जान दे रहे थे। और इस हिसाब से अगर आप पर डे देखेंगे, रोज देखेंगे, तो हर रोज 46 किसान आत्महत्या कर रहा था। यानी 2001 के बाद से तकरीबन हर आधे घंटे में किसान ने खुदकुशी की है देश में। कुछ हद तक ये समस्या वैश्विक भी है। 2013 में न्यूज वीक पत्रिका की रिपोर्ट से पता चला कि पूरी दुनिया में किसान परेशान है। आइए जरा दूसरे देशों के विषय में आज चर्चा कर लें। अमेरिका की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका में किसानों की आत्महत्या की दर आम जनसंख्या की तुलना में 2 गुनी से कुछ ही कम है। ब्रिटेन में हर सप्ताह एक किसान आत्महत्या करता है। चीन चले जाइए, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री गए थे और जहां से हम सीखना चाहते हैं। उस चीन में सरकार द्वारा शहरीकरण के लिए उच्च कोटि की कृषि भूमि अधिग्रहित करने के विरोध में किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। यानी जहां जिस जमीन पर खेती हो सकती है, वो जमीन सरकार को लोग देना नहीं चाहते। इस वजह से लोग चीन में भी आत्महत्या कर रहे हैं। यही किसान है। फ्रांस में भी देखिए, हर 2 दिन में एक किसान खुदकुशी कर ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, हर 4 दिन में एक किसान आत्महत्या कर लेता है। यानी ये समस्या पूरी दुनिया के सामने है। पर अपने देश की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है। नीतियां बन नहीं रही। तो आइए अपने देश की चर्चा करते हैं और प्रदेश की चर्चा करते हैं कि किसान किस स्थिति में है। दिसंबर 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किसानों की बढ़ती आत्महत्या पर एक रिपोर्ट मोदी सरकार को सौंपी। इसमें अनिश्चित मॉनसून, कर्ज, कम उपज, फसल की बर्बादी और उपज की कम कीमत को दोषी ठहराया गया कि ये वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से किसान जान देने पर मजबूर हो रहा है। नेता नहीं मानेंगे, पर सच्चाई यही है। ब्यूरो ने यह भी कहा कि किसानों की आत्महत्या के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक मुख्य कारण है। यानी कुछ तो ऊपर वाला और कुछ जो नीचे वाले सत्ता में बैठे हैं वो लोग। अब जो ऊपर वाले कारण है वो सुन लीजिए। प्राकृतिक कारकों में अनिश्चित बारिश, आंधी, सूखा और बाढ़ है। मूल्य निर्धारण और विपणन की सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार की होती है, पर इसमें भी कमी है जिसकी वजह से किसान को नुकसान होता है। और ये कारक भी उपज के कारण नुकसान का कारण बनते हैं। रिपोर्ट देखिए 2014 दिसंबर में आई थी। यानी रिपोर्ट को आए हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। इन 6 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी दर्जन भर देश की यात्रा कर चुके हैं। देश में करोड़ों डॉलर का निवेश लाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन किसानों के हालात में सुधार नहीं हुआ। ये हालात तब है देखिए जब बेमौसम बरसात के कहर के बाद केंद्र सरकार ने कहा भी कि भाई हम किसानों के साथ खड़े हैं। गेहूं की खरीद से संबंधित नियमों में ढील देने की घोषणा हुई, लेकिन हालात ये हैं कि देश में पिछले साल की तुलना में 4% कम गेहूं की खरीद हुई। आइए वापस बिहार चलते हैं। बिहार की स्थिति क्या है ये भी देखिए आप, क्योंकि मामला किसी एक सरकार का नहीं है। बिहार में सरकार ने वर्ष 2015 में 30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन हुआ क्या? 31 अप्रैल तक सरकार लक्ष्य से 10 लाख टन पीछे खड़ी थी। राज्य में इस साल बड़े पैमाने पर किसानों के धान नहीं खरीदे गए। धान खरीद में लक्ष्य प्राप्त करने से पिछड़ने वाली बिहार सरकार गेहूं खरीद में भी पीछे रह रही है। तो सवाल है कि किसान जो एक साल में उपजाता नजर आया वो क्या करेगा? गेहूं खरीद में सरकार के रुख पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने क्या बयान दिया, सुनिए। गेहूं की खरीद का तो ये हाल है कि अभी तक बिहार में अधिसूचना भी नहीं निकली है। पूरे बिहार में एक भी केंद्र नहीं खुला है। और हमने मांग किया था कि जिस तरह से धान में 300 रुपया बोनस देने की घोषणा की है, उसी प्रकार इसमें भी गेहूं में भी 300 रुपया बोनस देने की सरकार को घोषणा करनी चाहिए। सुशील मोदी का यह बयान भले ही राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन यह सच भी है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जिस सुशील मोदी की बात हम कर रहे हैं और सुशील मोदी जिस पार्टी के नेता हैं, उसकी सरकार इस देश में है, केंद्र में है। तो क्या सुशील मोदी जी की भूमिका सिर्फ राज्य सरकार पर आरोप लगाने की होनी चाहिए? तो सवाल यह भी कि फिर अंतर कहां है? नीतीश कुमार के दावे या नीतीश कुमार की पार्टी द्वारा किया गया दावा और सुशील मोदी का बयान या आरोप दोनों एक जैसे दिखते हैं। इधर मौसम विभाग भी, या मौसम कहिए, किसानों से रूठा हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में 5 साल बारिश अनिश्चित रही है। देश के कुल क्षेत्रफल का 16% भाग हर साल सूखा रह जाता है और इससे करीब 1 करोड़ लोग तरह तरह की परेशानियों में जीने को मजबूर होते हैं। देश के कुल खेतीहर भूमि का 68% हिस्सा सूखे जैसे हालात में रहता है। 68% सोचिए।
बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ने के बजाय लगातार घट रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। साल 2010 में राज्य का सिंचित क्षेत्र 12.02 लाख हेक्टेयर था, जो 2011 में मात्र 9.07 लाख हेक्टेयर रह गया। एक और आंकड़ा देखिए, 1989-90 में बिहार में 21 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। अब ये घटकर 2006 में 16 लाख रह गई और अब देखिए हमारे सामने मात्र 9 लाख हेक्टेयर पर स्थिर हो चुकी है। सोचिए जरा कि किसान आगे बढ़ रहा है या किसान पीछे छूट रहा है। 20 साल पहले सिंचाई की सुविधाएं थी, लेकिन आज सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। ये कुछ आंकड़े हैं जिसके सहारे हमने देश और बिहार के किसानों के हालात को आपके सामने रखा। किसानों की समस्याएं अनंत हैं और उसे समाधान की कोशिश का नतीजा नगण्य दिखता है। अगर किसानों को लेकर सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में किसान की स्थिति में सुधार की उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी होगी। बहुत ही छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। पुरवैया डीएनए में अब बात करेंगे बिहार में जारी आईएससी के रिजल्ट की। आईएससी में इस साल 88.97% स्टूडेंट्स पास हुए, जो इस साल जारी किसी भी स्टेट बोर्ड के रिजल्ट से यूपी के बाद दूसरे स्थान पर है। यूपी में इस साल आईएससी में 89.03% स्टूडेंट्स पास हुए, 89 से ज्यादा कहिए। झारखंड में आईएससी में इस साल 64.52% स्टूडेंट्स विद्यार्थी पास हुए। विद्यार्थियों के पास होने की दर का मतलब निकाला जाता है कि शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ, पढ़ाई बेहतर हुई, इसलिए रिजल्ट अच्छा आया। अब देखिए बिहार में इस साल 2014 में इंटर साइंस का जो रिजल्ट आया था, अगर आप तुलना करें उस समय 66.01% था, 66%। और इस एक साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा चमत्कार हुआ कि वर्ष 2014 के मुकाबले इस बार 22% से ज्यादा रिजल्ट है। मतलब 22.96% परीक्षार्थी ज्यादा पास हो गए। इतना ही नहीं, फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। साल 2014 में जहां 18.71% स्टूडेंट्स प्रथम श्रेणी से पास हुए थे, फर्स्ट डिवीजन हुए थे 18%, वहीं इस बार देखिए 49.17% स्टूडेंट्स फर्स्ट हुए हैं। यानी इस साल पिछले साल की तुलना में एक लाइन में समझे तो 30.46% ज्यादा विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। 30 से ज्यादा, सोचिए। इस साल आए आईएससी के रिजल्ट पर सरकार खुश होगी। उसे बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर जवाब किसी को नहीं देना होगा। जिलों और प्रमंडलों में छात्रों और अभिभावकों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फेल होने के बाद लोग भी सड़क पर उतर आते हैं। और इसलिए क्योंकि परीक्षा में बैठने वाले ज्यादातर विद्यार्थी इस बार पास हो गए हैं, इसलिए सरकार अपनी पीठ थपथपा भी सकती है। लेकिन जिस किसी ने बिहार में परीक्षा की एक तस्वीर देखी, जो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे इस रिजल्ट पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि बिहार की तस्वीर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में न्यूज चैनल और अखबारों की सुर्खियां बनती दिखाई दी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसका जमकर मजाक उड़ा। हालांकि यह तस्वीर मैट्रिक एग्जाम के समय की है। बिहार में इंटर के रिजल्ट के बाद सबकी निगाहें मैट्रिक रिजल्ट पर होगी। मैट्रिक का रिजल्ट जैसा भी हो उसका हम डीएनए टेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह कि परीक्षा का परिणाम क्या शिक्षा में गुणवत्ता का पैमाना बन सकती है या उदाहरण बन सकती है। बहुत ही छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। सोने के आभूषण सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं होते, बल्कि बुरे वक्त का साथी भी होते हैं। इसी साथी को अब केंद्र सरकार एक ऐसी स्कीम से जोड़ने जा रही है जिससे जनता को भी फायदा हो और सरकार को भी। पर कुछ सवाल भी है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं इस योजना के विषय में। वित्त मंत्रालय ने गोल्ड मोनेटाइजेशन का ड्राफ्ट तैयार किया। गोल्ड मोनेटाइजेशन का मतलब होता है सोने का मुद्रीकरण, यानी मुद्रा के तौर पर सोने का इस्तेमाल। अभी तक होता यह रहा है कि लोग शादी में या वैसे भी सोना खरीदते हैं, पर बहुत उपयोग नहीं हो पाता इसका। बड़े बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी सोना घूमते रहता है। अब सरकार की योजना यह है कि जो सोना आम जनता के पास यानी आपके पास है, उसका कमर्शियल यूज हो। इससे पहले कि इस योजना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करें, एक फैक्ट आपको बताना चाहेंगे। वर्ष 2014 तक अमेरिका में कुल गोल्ड रिजर्व का सरकारी रिजर्व
73% था, जबकि भारत में ये मात्र 7% था। यानी वहां अमेरिका में जो सोना है उसका बड़ा हिस्सा सरकार के पास होता है, जो हमारे यहां नहीं है। हमारे देश में कुल गोल्ड रिजर्व 20 से 22 हजार टन है। भारत लगभग 1000 टन सोना हर साल बाहर से मंगाता है। जो भंडार हमारे यहाँ है उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं हो पाता, यानी मुद्रीकरण उसका नहीं हो पाता। अब वित्त मंत्रालय ने गोल्ड मोनेटाइजेशन का ड्राफ्ट तैयार किया है। उसके आधार पर क्या हो सकता है, आपको क्या फायदे हो सकते हैं या होंगे या नहीं होंगे, मान लीजिए, इसको लेकर तो सवाल भी हैं, पर फिलहाल कुछ अहम बातें जो हैं वो आपके सामने रखना चाहेंगे। इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए आपके पास कम से कम 30 ग्राम सोना होना चाहिए। सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि सोने के एवज में जो ब्याज आपको मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यह अहम बात है, यानी स्कीम से जुड़कर आप वेल्थ टैक्स से बच पाएंगे। दरअसल सरकार चाहती है कि आयात की वजह से जो पैसा खर्च होता है वो पैसा देश में रहे। अब सबसे अहम बात, इस स्कीम से जुड़ने के लिए आपकी ज्वेलरी को, गहनों को पिघलाया जाएगा। अगर आपको ये मंजूर है तभी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि आपको ये आजादी होगी कि सोना लेना चाहें अगर आप बैंक से बाद में, या कैश लेना चाहें, जैसे भी चाहें आप डिपॉजिट वापस ले सकते हैं। कुछ बातें आपकी सहूलियत से तो कुछ बातें सरकार की सहूलियत से होगी। एक बात जिस पर लगातार संशय थी वो ये है कि क्या ज्वेलरी लेगी सरकार या सिर्फ बिस्किट लेगी या सिक्के लेगी, क्योंकि हर आदमी के पास अब देखिए सोने का बिस्किट और सोने का सिक्का तो मुश्किल है मिलना। वैसे भी हमारे देश में लोग सोने के बिस्किट और सिक्कों से ज्यादा आभूषण खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार देश में अक्टूबर से दिसंबर 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में अक्टूबर-दिसंबर के दौरान ही सिक्कों की मांग में 35% की गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि ज्वेलरी की मांग 19% बढ़ गई थी। 2014 में देश में ज्वेलरी 180 टन के आसपास खरीदी गई, जबकि सोने का सिक्का महज 44 टन खरीदा गया। भारत सरकार ये जो प्रयास कर रही है वो शायद अमेरिका से प्रेरणा है, क्योंकि 1930 के दशक में अमेरिका में आई मंदी से उबरने के लिए सरकार ने लोगों के पास मौजूद सोने का सहारा लिया था। तो उम्मीद है कि कुछ ऐसे ही प्रयास हों जिससे लोगों को राहत भी मिले, लेकिन इस स्कीम की हकीकत तभी पता चल पाएगी जब ये व्यवहार में आए। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।